तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर, जहां पर आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अभी हाल ही में रिलीज हुई मुफासा द लायन किंग मूवी के बारे में। ये मुफासा द लायन किंग मूवी साल 2019 में आने वाली द लायन किंग मूवी से कनेक्टेड है, और जिस तरह से उस मूवी के अंदर हमें सिम्बा की स्टोरी दिखाई गई थी, ठीक उसी तरह से इस मूवी के अंदर हमें सिम्बा के फादर मुफासा की स्टोरी दिखाई गई है। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं इसी मुफासा द लायन किंग मूवी को आप सभी के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूं, ताकि आप सभी घर बैठे इस पूरी मूवी की स्टोरी को एंजॉय कर सकें। सो ये वीडियो काफ़ी कमाल की होने वाली है, इसलिए आप सब इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, साथ ही कमेंट्स के अंदर इस मूवी का नाम ज़रूर लिखना। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सभी जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लेना, ताकि हमारे चैनल पर आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। तो आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस मूवी की स्टार्टिंग होती है प्राइड रॉक नाम के एक जंगल से। एक ऐसा जंगल जो कि बहुत ही बड़ा और बहुत ही खूबसूरत है। ये जंगल इतना खूबसूरत और हरा भरा है कि इसे जानवरों का स्वर्ग कहा जाता है। और इस मूवी के अंदर हम यह देखते हैं कि इस पूरे जंगल को रूल करता है सिम्बा, वही सिम्बा जो कि मुफासा का बेटा है। यहाँ पर हम यह देखते हैं कि सिम्बा और नाला की शादी के बाद अब उनकी एक बेटी भी हो चुकी है, और सिम्बा की बेटी का नाम होता है कियारा। सिम्बा अपनी बेटी कियारा के साथ खुशी खुशी जंगल में जा रहा होता है, लेकिन तभी उसी टाइम पर सिम्बा को एक स्मेल आती है। इस स्मेल से सिम्बा यह पहचान जाता है कि उसकी वाइफ नाला इस टाइम पर किसी मुसीबत में फंसी हुई है। ये जानने के बाद सिम्बा अपनी बेटी कियारा को अपनी गुफा में ले जाता है और उसे गुफा में बिठाकर कहता है कि अब वह उसकी मदर नाला को लेने जा रहा है और वह नाला को लेकर शाम तक जल्दी लौट आएगा। सिम्बा की इस बात को सुनकर कियारा डर जाती है, लेकिन सिम्बा उससे कहता है कि उसे डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उसका ख्याल रखने के लिए टीमन और पंबा हैं। इसके बाद धीरे धीरे समय बीतता है और रात हो जाती है। रात होते ही बहुत ज़ोरों से बारिश होने लगती है। कियारा ने कुछ समय पहले ही जन्म लिया था, इसीलिए वह पहली बार बारिश को देखती है। और क्योंकि नॉर्मली शेरों को पानी से डर लगता है, इसीलिए कियारा भी पानी को देखकर डरने लगती है। लेकिन फिर उस गुफा में रफ़ीकी आ जाता है। रफ़ीकी को देखकर कियारा काफ़ी खुश होती है, क्योंकि कियारा रफ़ीकी को बहुत पसंद करती है और रफ़ीकी भी कियारा को अपनी पोती मानता है। कियारा रफ़ीकी को देखकर उससे कहती है कि उसे पानी से बहुत डर लगता है। कियारा की बात सुनकर रफ़ीकी उससे कहता है कि तुम्हारे अंदर जिन महान शेरों का खून है वे भी कभी पानी से डरा करते थे, लेकिन उन्होंने अपने डर को जीत लिया और इसीलिए आज वे इतने बहादुर शेर हैं। लेकिन यहाँ रफ़ीकी की बात सुनकर कियारा कहती है कि मेरे पिता सिम्बा और मेरे दादा मुफासा बहुत ही बहादुर शेर हैं और मैं उनके जितनी बहादुर कभी नहीं हो सकती। रफ़ीकी इस बात को सुनकर कियारा से कहता है कि अब मैं तुम्हें एक ऐसे शेर की कहानी सुनाने वाला हूँ जो कि कभी तुम्हारी उम्र का हुआ करता था। इसके बाद हमें यह पता चलता है कि रफ़ीकी जिस शेर की कहानी सुना रहा है वह शेर है मुफासा। इसके ठीक बाद रफ़ीकी अपनी कहानी शुरू करता है। कहानी के शुरू होते ही हम मुफासा को देखते हैं। आज से बहुत साल पहले अहादी और उरु नाम के शेर और शेरनी ने एक नवजात शेर के बच्चे को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया मुफासा। लेकिन मुफासा और उसके माता पिता जहाँ पर रहते थे वह एक बंजर और खाली जंगल था। लेकिन मुफासा के माता पिता उसे हमेशा एक ऐसे जंगल की कहानी सुनाते थे जो बहुत ज़्यादा हरा भरा था और वहाँ पर पानी की कोई कमी नहीं थी। लेकिन वह जंगल बहुत दूर पहाड़ों के उस पार था और उस जंगल का नाम था मलेले। साथ ही मुफासा के माता पिता उसे यह भी बताते थे कि यह मलेले जंगल सूरज की दिशा की ओर है और एक न एक दिन मुफासा को उस जंगल तक ज़रूर पहुँचना है। इसके बाद एक दिन जब मुफासा अपने माता पिता के साथ खेल रहा होता है, तभी आसमान से मुफासा के चेहरे पर एक पानी की बूंद गिरती है। फिर जैसे ही मुफासा ऊपर देखता है उसे पता चलता है कि आसमान में घने बादल आ चुके हैं, यानी कि यहाँ अब बारिश होने वाली है। आसमान में घने बादलों को देखकर जंगल के सारे जानवर झूमने लगते हैं और बारिश की खबर सुनकर सभी को बहुत खुशी होती है। मुफासा भी खुशी के मारे पास की एक नहर में चला जाता है और वहीं पर खेलने लगता है। इसके बाद वहाँ बहुत जोर से बारिश होने लगती है। बारिश को देखकर सारे जानवर बहुत खुश होते हैं, यहाँ तक कि मुफासा के माता और पिता भी बारिश देखकर बेहद खुश होते हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे बारिश बहुत तेज हो जाती है। बारिश की वजह से इतना सारा पानी बहने लगता है कि जिस नहर में मुफासा खेल रहा होता है वहाँ पर बाढ़ आ जाती है। बाढ़ को देखकर मुफासा का फादर अहादी उसे बचाने जाता है, लेकिन पानी का फ्लो इतना तेज होता है कि अहादी मुफासा को बचा नहीं पाता
और मुफासा पानी में बहकर वहां से दूर चला जाता है। मुफासा पानी में बहते हुए अपने राज्य से दूर दूसरे शेर के राज्य में आ जाता है, यानी कि ऐसे जंगल के अंदर जहां पर दूसरे शेर का राज होता है। और जब कुछ देर बाद मुफासा की आंखें खुलती हैं, तब वह ये देखता है कि वह नहर में एक पेड़ की टहनी से लटका हुआ है। यहीं पर मुफासा नहर से थोड़ी दूर जमीन पर एक दूसरे शेर के बच्चे को देखता है, जो कि उसी की उम्र का होता है। इसलिए उसकी और मुफासा की आपस में बातें होती हैं, जिन बातों में वह दूसरा शेर का बच्चा अपना नाम टाका बताता है। टाका मुफासा से कहता है कि वह जल्दी से इस पानी से बाहर आ जाए, क्योंकि इस पानी में मगरमच्छ रहते हैं, जो अगर उसे देख लेंगे तो वह उसे खा जाएंगे। ये बात सुनकर मुफासा अपने पैर तेजी से चलाता है और वह अपने आप को पानी से बाहर निकालने की कोशिश करता है। लेकिन इसी समय पर दो छोटे मगरमच्छ उसे देख लेते हैं और उसे खाने के लिए तेजी से उसके पास आने लगते हैं। लेकिन तब तक मुफासा कोने तक आ जाता है, जिसके बाद टाका उसकी मदद करता है और उसे पानी से बाहर निकाल लेता है। इसके बाद ही वहां पर टाका की मदर आती है, जिनका नाम ऐशा होता है। वह वहां आकर टाका को डांटते हुए कहती हैं कि वह इस जंगल के राजा का बेटा है और इसीलिए उसे ऐसे खुले में नहीं घूमना चाहिए। लेकिन इसके बाद ही टाका अपनी मदर ऐशा से कहता है कि उसने आज एक शेर के बच्चे की जान बचाई है। यह बोलकर वह अपनी मां से मुफासा को मिलवाता है। पर यह सुनकर ऐशा टाका से कहती हैं कि तुम एक शाही खून हो और इसीलिए तुम्हें किसी आवारा के साथ घूमना नहीं चाहिए। इस बात पर मुफासा ऐशा से कहता है कि वह कोई आवारा शेर नहीं है, बल्कि वह तो अपने परिवार से बिछड़ गया है। ऐशा जैसे ही यह जानती हैं कि मुफासा अपने परिवार से बिछड़ गया है, वैसे ही उन्हें मुफासा पर तरस आ जाता है। इसीलिए वह उसे अपने पति के पास ले जाती हैं, जिनका नाम उबासी होता है और वह इस पूरे राज्य का राजा होता है। यहाँ उबासी जैसे ही मुफासा को देखता है, वैसे ही वह अपनी वाइफ ऐशा से कहता है कि उसे किसी अनजान शेर के बच्चे को अपने साथ नहीं लाना चाहिए था। पर इस बात पर ऐशा उबासी से कहती है कि मुफासा असल में अपने परिवार से बिछड़ गया है और इसीलिए वह चाहती हैं कि मुफासा को वे लोग अपने साथ रख लें। पर इस बात पर उबासी ऐशा से कहता है कि अगर ऐशा मुफासा को अपने साथ रखना चाहती हैं, तो वह यहाँ पर मुफासा और टाका की रेस करवाएगा, और अगर इस रेस में मुफासा जीत जाता है तो उसके बाद ही वह मुफासा को यहाँ पर रहने की अनुमति देगा। इसके बाद टाका और मुफासा रेस लगाते हैं, लेकिन क्योंकि मुफासा के साथ जो भी कुछ हुआ था, उस वजह से वह बहुत ज्यादा थक गया था, इसीलिए रेस में उसकी स्पीड काफी कम होती है। लेकिन यह देखकर टाका मुफासा से पीछे हो जाता है और उसे जीतने देता है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि टाका मुफसा को अपना दोस्त मानने लगा था और वो ये चाहता था कि मुफसा भी उसके साथ उसके परिवार में रहे। अब रेस में मुफसा के जीतने के बाद ही उबासी थोड़ा सा दुखी होता है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि इस रेस में उसका बेटा टाका हार गया था। लेकिन अपने वचन के हिसाब से वो मुफसा को अपने परिवार में रखने की अनुमति देता है, जिसके बाद से मुफसा टाका के भाई की तरह उसके परिवार में रहने लगता है। लेकिन यहाँ पर उबासी मुफसा को लेकर एक शर्त रखता है, और वो ये कहता है कि मुफसा सिर्फ और सिर्फ फीमेल लायंस के साथ रहेगा। इसके बाद से मुफसा और टाका काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं और वो हमेशा साथ में खेला करते हैं। इसके साथ ही ऐशा भी मुफसा को अपना बेटा मानने लगती है और वो मुफसा को लड़ाई के सारे तरीके सिखाती है। हालांकि मुफसा से हटकर अगर हम टाका की बात करें, तो टाका ज्यादातर अपने फादर उबासी के साथ रहता था, और उबासी एक बहुत ही आलसी शेर था, जिस वजह से वो टाका को ज्यादा कुछ भी नहीं सिखा पाता था। अब इसके बाद धीरे धीरे करके कई साल बीत जाते हैं और इसीलिए मुफसा और टाका भी काफी बड़े हो जाते हैं। इन दोनों के जवान होने के बाद हमें पता लगता है कि मुफसा बाकी सारे शेरों के मुकाबले काफी खास है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि ना सिर्फ उसके सूंघने की शक्ति तेज थी, बल्कि उसके सेंसेस भी बाकी शेरों के मुकाबले काफी ज्यादा तेज थे। और इसलिए मुफसा बाकी सारे शेरों के मुकाबले ये पहले ही पता कर लेता था कि उन्हें जिनका शिकार करना है वो सब कहाँ पर है और कितनी दूरी पर है। अब इसके बाद ही एक दिन मुफसा अपनी माँ ऐशा के साथ शिकार पर जाता है, लेकिन जहाँ पर ये दोनों शिकार के लिए जाते हैं वहाँ पर और कई सारे लायंस आ जाते हैं। बट ये सारे लायंस दूसरे जंगल के होते हैं और ये देखने में बिल्कुल वाइट कलर के होते हैं। इसके साथ ही इन सारे वाइट लायंस का साइज काफ़ी बड़ा होता है और ये काफ़ी ज़्यादा खूंखार भी होते हैं। इसलिए ऐशा मुफसा से छुपने के लिए कहती है एंड वो खुद भी उनसे छुप जाती है। लेकिन यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये सारे वाइट लायंस उन दोनों को देख लेते हैं और उन्हें देखते ही उन पर हमला कर देते हैं। हमला होने के बाद मुफसा डरता नहीं है और वो पूरी बहादुरी से उनका सामना करता है। यहाँ पर पीछे से उन दोनों के पास टाका भी आ जाता है और वो यहाँ आने के बाद ही देखता है कि मुफसा अकेले ही उन सारे वाइट लाइन्स से फाइट कर रहा है। लेकिन टाका के अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं होती है वो आगे जाकर मुफासा का साथ दे सके। साथ ही टाका इतना ज्यादा डर जाता है कि वो उन सारे वाइट लाइन्स से बचने के लिए झाड़ियों में छिप जाता है। लेकिन अब क्योंकि मुफासा काफी ज्यादा बहादुर होता है, इसलिए वो अकेला ही उन सारे वाइट लाइन्स का सामना करता है और उनमें से एक को मार भी देता है।
जैसे ही उनमें से एक व्हाइट लायन की मौत होती है, बाकी सारे वहां से भाग जाते हैं। इस लड़ाई में ऐशा थोड़ी घायल हो जाती है, लेकिन मुफासा उसे जल्दी से घर चलने के लिए कहता है। बट तभी झाड़ियों से टाका बाहर निकलता है और उन दोनों से माफी मांगते हुए कहता है कि वो झाड़ियों में छुपकर मुफासा को उन सारे व्हाइट लाइन्स से लड़ते हुए देख रहा था, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह बाहर आकर मुफासा का साथ दे सके और उन सब से लड़ सके। इस पर उसकी माँ ऐशा उससे कहती है कि तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें अपनी बहादुरी दिखाने का मौका आगे जरूर मिलेगा। इसके बाद वो तीनों अपने घर पहुंचते हैं। घर आते ही मुफासा और ऐशा की हालत देखकर ओबासी उनसे पूछता है कि आखिरकार उनके साथ क्या हुआ। यह सुनकर ऐशा ओबासी को सारी बात बताती है। सारी बात जानने के बाद ओबासी मुफासा को थैंक यू बोलता है और कहता है कि अगर आज वो नहीं होता तो ऐशा जिंदा नहीं होती। लेकिन इसके बाद मुफासा ओबासी से कहता है कि उसे ऐसा महसूस हो रहा है कि वो सारे व्हाइट लाइन्स अपना बदला लेने वापस आएंगे। मुफासा की बात सुनकर ओबासी उसकी बात की पुष्टि करने की कोशिश करता है और अपने एक आदमी को उन व्हाइट लाइन्स की टेरिटरी में भेजता है। ओबासी का आदमी वहां जाकर देखता है कि दिन में जो भी हुआ वो सारे व्हाइट लाइन्स अपने राजा को बता रहे हैं। उनकी बातें सुनकर पता चलता है कि जो व्हाइट लाइन मुफासा के हाथों मारा गया वह व्हाइट लाइन्स के राजा का बेटा था। व्हाइट लाइन्स के राजा का नाम किरोस है, जो सबसे पावरफुल और खूंखार है। जैसे ही किरोस अपने बेटे की मौत की खबर सुनता है, वह गुस्से में बहुत जोर जोर से दहाड़ता है और फैसला करता है कि अब वह अपने बेटे के कातिल मुफासा को जान से मार देगा। इसके साथ ही वह टाका को भी मारना चाहता है, क्योंकि टाका दूसरे जंगल के शेर राजा का बेटा है। वह टाका को मारकर हिसाब बराबर करना चाहता है। उबासी का आदमी सारी बातें बताने के लिए वापस आता है। जब उबासी और उसकी फैमिली को यह पता चलता है तो वे बहुत डर जाते हैं। वे मुफासा और टाका से कहते हैं कि अब उन्हें यहां से निकलकर उस जगह जाना होगा जिसे जानवरों का स्वर्ग कहा जाता है। वह जगह बहुत दूर पहाड़ों के उस पार है। मुफासा और टाका पहले तो जाने से मना करते हैं, लेकिन अपने माता पिता के जिद करने पर वे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले दिन सुबह किरोस अपनी पूरी आर्मी के साथ ओबासी और ऐशा के पास आता है। किरोस मुफासा और टाका की मांग करता है, लेकिन ओबासी उसे कहता है कि वह यहाँ कोई लड़ाई नहीं चाहता और चाहता है कि किरोस अपने लोगों को लेकर वापस चला जाए। ओबासी कहता है कि शेरों के नियमों के अनुसार कोई भी शेर दूसरे शेर की टेरिटरी में बिना अनुमति नहीं आ सकता, लेकिन किरोस को किसी भी नियम से मतलब नहीं था और वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुफासा और टाका को मारने आया था। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर उबासी, ऐशा और उनका कोई भी आदमी किरोस को मुफासा और टाका के बारे में कुछ नहीं बताता है, इसलिए किरोस और उसके सारे आदमी मिलकर उन सबको जान से मार देते हैं। इधर दूसरी तरफ मुफासा और टाका काफी दूर आ चुके थे और वो सूरज की दिशा का पीछा करते हुए सीधा मिले जा रहे थे। रास्ते में चलते हुए उन्हें अपने परिवार की काफी चिंता होती है, लेकिन तभी अचानक से वो लोग ये देखते हैं कि उनके पीछे बहुत सारे पंछी उड़ने और चिल्लाने लगते हैं। चिड़ियों की चहचहाहट देखकर मुफासा ये समझ जाता है कि हो ना हो किरोस और उसके आदमी उनका पीछा कर रहे हैं। ये बात जानते ही मुफासा और टाका बहुत जोर से भागने लगते हैं और भागते भागते काफी दूर आ जाते हैं। लेकिन अब उनके सामने एक झरना होता है और वो दोनों उसमें जाने से कतराने लगते हैं। लेकिन अब क्योंकि उनके पास और कोई भी ऑप्शन नहीं होता है, इसलिए वो दोनों सीधा झरने से नीचे कूद जाते हैं। उनके झरने में कूदने के कुछ समय बाद ही वहां पर किरोस आता है और झरने में नीचे देखते हुए अपने आदमियों से कहता है, जल्दी से इन दोनों को ढूंढ कर निकालो, मैं आज इन्हें खत्म कर दूंगा। अब इसके बाद हम मुफासा और टाका को देखते हैं, जो कि अभी भी जंगल में चलते जा रहे थे, लेकिन अब रात हो चुकी थी। रात के समय मुफासा और टाका को ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ समय से कोई उनका पीछा कर रहा है। फिर जब मुफासा अपने पीछे पता करता है, तब उसे यह पता लगता है कि कुछ समय से उसका और टाका का पीछा एक शेरनी कर रही होती है, क्योंकि वो भी उन्हीं की उम्र की होती है। वो शेरनी अपना नाम सराबी बताती है और वो भी मुफासा और टाका की तरह एक राजा शेर की बेटी होती है, लेकिन कुछ समय पहले वो भी जंगल में खो गई थी। सराबी के साथ एक पक्षी होता है जो कि उसका अंगरक्षक होता है और उसका नाम होता है झाजू। अपने अपने बारे में जानकर वो चारों मिल जाते हैं और चारों की एक टीम बनाते हैं और एक साथ आगे बढ़ने लगते हैं। अब इसके बाद हमें एक पेड़ दिखाया जाता है। ये पेड़ काफी बड़ा होता है और इस पर काफी सारे बंदर होते हैं, लेकिन ये सारे के सारे बंदर एक अकेले बंदर पर चिल्ला रहे होते हैं और उसे खुद से दूर जाने के लिए बोल रहे होते हैं। असल में ये बंदर बाकी सारे बंदरों से दिखने में अलग होता है और साथ ही इसके पास कुछ पावर्स भी होती हैं। इसी कारण से कई सारे खतरनाक जानवर उस पेड़ पर चढ़कर उसे मारने की कोशिश करते थे और सारे बंदरों को हमला झेलना पड़ता था। और इसीलिए सारे बंदर ये डिसाइड करते हैं कि वो सब मिलकर उस बंदर को अपनी गैंग से निकाल देंगे
इसके बाद ही ये बंदर भी अपनी गैंग से अलग हो जाता है और जंगल में अकेला निकल जाता है। और इस बंदर का नाम होता है रफीकी, यानी कि दोस्तों वही रफीकी जो कि इस टाइम पर सिम्बा की बेटी कियारा को स्टोरी सुना रहा है। जंगल में चलते हुए रफीकी मुफासा और उसकी टीम से मिलता है। रफीकी से मिलकर वो लोग भी उसे एक्सेप्ट करते हैं और उसे अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। यहीं पर ही राफिकी ये भी जानता है कि मुफासा और उसकी टीम माइल ले जा रहे हैं और इसीलिए राफिकी अपनी स्पेशल पावर्स को यूज करता है और वो मुफासा एंड टीम को ये बताता है कि वो लोग बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसके बाद ही मुफासा और उसकी टीम रास्ते में आगे बढ़ने लगते हैं और राफिकी भी टीम के साथ मिलकर उनके साथ जाने लगता है। अब चलते चलते सुबह हो जाती है और इसीलिए इस सीन में हम ये देखते हैं कि ताका मुफासा के पास आता है और वो मुफासा से कहता है कि उसे साराबी से प्यार हो गया है और इसीलिए अब ताका ये चाहता है कि मुफासा उसे कुछ तरीके बताए ताकि वो साराबी के सामने अपने लव को एक्सप्रेस कर सके। ये सुनकर मुफासा ताका से कहता है कि ताका साराबी से ये बोले कि उसकी बॉडी से फूलों की खुशबू आती है। ये सुनकर ताका मुफासा से पूछता है कि आखिरकार उसे कैसे पता लगे। इस पर मुफासा ताका से कहता है कि तुम तो जानते ही हो कि मेरी सूंघने की शक्ति बाकी सारे शेरों से काफी ज्यादा है। इसके बाद ही ताका साराबी के करीब जाता है एंड वो उससे कहता है कि तुम्हारी बॉडी से मुझे फूलों की खुशबू आती है। साराबी को यह बात सुनकर काफी अच्छा लगता है और इसीलिए साराबी खुशी से ताका से बातें करने लगती है। लेकिन अब थोड़ा आगे जाने के बाद ही वो लोग ये नोटिस करते हैं कि कायरोस और उसकी पूरी आर्मी ने उन सबको घेर लिया है और अब उनके पास बचने का कोई तरीका नहीं है। लेकिन इसी टाइम पर रफीकी ये नोटिस करता है कि उनके पास से बहुत सारे हाथियों का झुंड जा रहा है और इसीलिए वो मुफासा से कहता है कि अगर वो लोग किसी तरह से उन सबका ध्यान भटका दें और सारे हाथियों को तितर बितर कर दें तो तब वो लोग कायरोस और उसकी आर्मी से बच के यहां से निकल सकते हैं। अब इसके बाद ही रफीकी पास में एक मधुमक्खियों का छत्ता देखता है और इसीलिए वो बिना देरी किए जल्दी से उस छत्ते पर हमला करता है, जिस वजह से उस छत्ते से बहुत सारी मधुमक्खियां बाहर निकलती हैं और वह पास में चल रहे हाथियों को काटने लगती हैं, जिस वजह से हाथियों का झुंड तितर बितर हो जाता है और इसीलिए कायरोस और उसके साथी मुफासा एंड टीम के पास नहीं आ पाते। हाथियों की भगदड़ की वजह से मुफासा और उसके साथियों को भी छुप पड़ता है क्योंकि उन सारे हाथियों के नीचे दबने की वजह से उनकी भी मौत हो सकती थी। यहाँ पर मुफासा और बाकी सब तो छुप जाते हैं लेकिन साराबी एक हाथी से टकराकर बेहोश हो जाती है। लेकिन अब क्योंकि साराबी बेहोश होकर हाथियों के झुंड के बीच में गिर गई थी इसलिए मुफासा जल्दी से सराबी के पास आता है और वो सराबी को उठाकर अपने साथ ले जाता है। इसके बाद ही जब सराबी की आंखें खुलती हैं तब वो ये देखती है कि अब वो और उसकी पूरी टीम एक सेफ जगह पर आ चुकी है। यहाँ पर आकर वो मुफासा से पूछती है कि उसे किसने बचाया, जो बात सुनकर मुफासा उससे कहता है कि उसे ताका ने बचाया है और यहाँ पर मुफासा ताका का नाम इसीलिए लेता है ताकि ताका की साराबी से सेटिंग हो जाए। अब इसके बाद ही वो लोग अपने रास्ते में आगे बढ़ने लगते हैं और फिर चलते चलते वो लोग बड़े से पहाड़ों के सामने आ जाते हैं। यहाँ आने के बाद रफीकी अपनी पावर्स यूज करता है और वो टीम को ये बताता है कि वो लोग बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहे हैं और अब वो ये जान चुका है कि इन पहाड़ों के पीछे माइल ली है, यानी कि जानवरों का स्वर्ग। अब इसके बाद ही वो लोग जल्दी से पहाड़ की चढ़ाई स्टार्ट करते हैं लेकिन पीछे हम ये देखते हैं कि कायरोस भी अपनी आर्मी के साथ वहां तक आ चुका था। यहाँ पहाड़ों पर मुफासा ये समझ जाता है कि कायरोस भी उन सबका पीछा कर रहा है और अब हो ना हो वो उन सब के पंजों के निशानों को देखकर उन सब तक जरूर पहुंच जाएगा और फिर इसीलिए मुफासा जाजू से कहता है कि वो सीधा उड़कर ऊपर जाए और ऊपर से बर्फ को नीचे गिराता रहे ताकि बर्फ गिरने की वजह से उनके पंजों के निशान मिटते चले जाएं। आगे हम ये देखते हैं कि मुफासा का ये प्लान काम कर जाता है और कायरोस और उसके साथी मुफासा और ताका को ढूंढने में कंफ्यूज हो जाते हैं। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि साराबी और मुफासा अकेले होते हैं और इसीलिए साराबी मुफासा से ये कहती है कि जब वो बेहोश हुई थी तब उसे ये पता लग रहा था कि कोई उसे बचा रहा है और इसलिए वो ये जानती है कि उसे बचाने वाला ताका नहीं बल्कि मुफासा है। यह बात सुनकर मुफासा भी साराबी के सामने इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि साराबी को बचाने वाला वही है। अब इसके बाद ही साराबी और मुफासा दोनों एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हैं, जिसके बाद हम भी ये देख लेते हैं कि अब इन दोनों का टाका भिड़ चुका है। लेकिन टाका से याद आया कि जो टाका है वो इन दोनों को दूर से देख लेता है और मुफासा और सारा को साथ देखकर वो ये समझ जाता है कि अब सारा भी मुफासा की हो चुकी है और अब इसीलिए टाका के मन में मुफासा के लिए नफरत आ जाती है क्योंकि वो ये मान लेता है कि मुफासा ने उससे उसका प्यार छीना है और अब इसीलिए टाका ये डिसाइड करता है कि वो इस बात का मुफासा से बदला लेगा। इसके बाद इसी रात को टाका पहाड़ों में नीचे जाने लगता है और वो चलते चलते कीरोस और उसकी टीम को ढूंढने लगता है और जब वो कीरोस से मिलता है तब टाका उससे कहता है कि वो भी कीरोस के साथ शामिल होना चाहता है
क्योंकि मुफासा उसका भी दुश्मन है और वो भी मुफासा को मारना चाहता है। टाका की बात सुनकर कीरोस उसे अपनी टीम में एक्सेप्ट कर लेता है। अब इसके बाद वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि टाका मुफासा के साथ जितना भी आगे बढ़ेगा वो पीछे पीछे पंजों के निशान छोड़ देगा, ताकि कीरोस और उसके आदमी उन निशानों को देखकर उनके पास आ जाए, और फिर जब कीरोस को मुफासा मिल जाए तो वो उसे जान से मार दें। इसके बाद टाका वहां से निकल जाता है और मुफासा के पास जाता है। मुफासा के पास पहुंचते पहुंचते सुबह हो जाती है और इसीलिए टाका को अपने सामने देखकर मुफासा उससे पूछता है कि आखिरकार वो रात भर कहां पर था। इस बात पर टाका मुफासा से कहता है कि वो शिकार ढूंढने गया था, लेकिन उसे कहीं पर कुछ भी नहीं मिला। अब इसके बाद वो लोग अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं और फिर से मिलाल की ओर बढ़ने लगते हैं। और फिर कुछ समय चलने के बाद वो सभी लोग मिलाल पहुंच जाते हैं। मिलाल पहुंचकर वो सब काफ़ी खुश होते हैं, क्योंकि मिलाल एक बहुत ही हरा भरा और सुंदर जंगल होता है। ये सच में जानवरों के लिए स्वर्ग जैसा होता है। लेकिन यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जैसे मुफासा और उसकी टीम अंदर आती है, वैसे ही मिलाल के जानवर उनके पास आते हैं और मुफासा से कहते हैं कि उसे अभी के अभी यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि कीरोस उसका पीछा कर रहा है, और अगर वो उसका पीछा करते हुए यहाँ आ गया तो वो मुफासा के साथ साथ उन सबको भी मार देगा। पर इस बात को सुनकर मुफासा वहाँ के जानवरों से कहता है कि कीरोस वहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर आते हुए अपने पीछे किसी भी पंजे का निशान नहीं छोड़ा है। लेकिन अगले ही पल मुफासा को किसी के डरने की आवाज़ आती है, और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तब वो ये देखता है कि वहाँ पर कीरोस और उसके आदमी खड़े हैं। कीरोस को देखकर मुफासा चौंक जाता है और सोचने लगता है कि आखिर कीरोस वहाँ कैसे आ गया। लेकिन तभी कीरोस मुफासा से कहता है कि यहाँ आने में टाका ने उसका साथ दिया है और उसकी मदद से ही वो लोग यहाँ पहुंचे हैं। ये बात सुनकर मुफासा को यकीन नहीं होता, लेकिन अगले ही पल कीरोस मुफासा के सामने आता है और उस पर हमला कर देता है। इसके बाद उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ मुफासा की टीम वाले कीरोस के आदमियों से लड़ते हैं। इसके बाद कीरोस, मुफासा और टाका तीनों खाई में गिर जाते हैं। खाई में गिरने के बाद भी कीरोस मुफासा से लड़ रहा होता है। कीरोस मुफासा के मुकाबले काफ़ी बड़ा और ताकतवर होता है और इसीलिए वो मुफासा पर भारी पड़ता है। टाका इन दोनों की लड़ाई को थोड़ी दूरी से देख रहा होता है, लेकिन तभी उसे अपनी माँ ऐशा की बात याद आती है, जिसने उससे कहा था कि उसे अपनी बहादुरी दिखाने का मौका मिलेगा, और जब भी उसे बहादुरी दिखाने का मौका मिले तब उसे वो मौका गंवाना नहीं चाहिए। इन बातों को याद करके टाका डिसाइड करता है कि अब वो इस फाइट में मुफासा का साथ देगा। इधर फाइट में कीरोस मुफासा के चेहरे पर एक जोरदार पंजा मारने वाला होता है, लेकिन उससे पहले टाका उसके सामने आ जाता है, जिससे कीरोस का पंजा टाका के चेहरे पर लगता है। इस हमले की वजह से टाका के चेहरे पर एक स्कार आ जाता है। इसके बाद टाका और मुफासा दोनों मिलकर कीरोस से फाइट करते हैं, और फिर वो दोनों मिलकर कीरोस को पानी में गिरा देते हैं, जहां कीरोस के ऊपर एक बड़ी चट्टान गिर जाती है। इस वजह से कीरोस की मौत हो जाती है। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि मुफासा पूरे मिलाले का राजा बन जाता है, क्योंकि उसने वहां के जानवरों को कीरोस से बचाया था। साथ ही मुफासा वहां अपनी मां से भी मिलता है। अपनी मां से मिलकर मुफासा बहुत खुश होता है, क्योंकि अब उन्हें अपना बचपन में बिछड़ा बेटा वापस मिल गया है। लेकिन मिलाल के जानवर मुफासा से कहते हैं कि वो टाका को इस जंगल से निकाल दे, क्योंकि उसने मुफासा को धोखा दिया था। लेकिन मुफासा ऐसा नहीं करता। वो सभी से कहता है कि जब तक वो राजा है तब तक उसका भाई जैसा दोस्त टाका यहीं रहेगा। हालांकि मुफासा ये ज़रूर कहता है कि आज के बाद वो कभी भी टाका का नाम नहीं लेगा। मुफासा की बात सुनकर टाका खुद ही सबको कहता है कि आज से वो अपना नाम स्कार रखता है, ताकि हर बार जब भी कोई उसका नाम ले उसे अपनी गलती का एहसास होता रहे। इसके बाद यह कहानी ख़त्म होती है। कहानी ख़त्म होने के बाद हम देखते हैं कि सिम्बा की बेटी क्यारा यह कहानी सुनकर बहुत खुश होती है। उसी समय क्यारा के पास उसका पिता सिम्बा और माँ नाला भी आ जाते हैं, और क्यारा देखती है कि उनके साथ एक और नवजात बच्चा भी है। लेकिन इसके साथ ही यह मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, यह थी मुफासा द लायन किंग की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी, ये आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही हमारे चैनल की सभी लेटेस्ट वीडियोस को समय पर देखने के लिए बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर लें। मैं आपसे मिलूंगा किसी और बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।